हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, चलिए हम अब ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पिछली बार पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस। We have seen in Chapter 2 that the agriculture sector provides the bulk of employment and a significant portion of GDP in India. हमने इस चैप्टर 2 में पढ़ा था कि भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, साथ ही साथ इसका GDP में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। Compare this to the developed countries such as US with a share of agriculture in GDP at 1% and its share to the total employment a tiny 0.5%. अगर हम इसकी तुलना विकसित देशों में जैसे ये अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स, उससे अगर हम करते हैं तो देखते हैं कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उनका 1% है और जहाँ तक टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात है वो इतना छोटा है, 0.5% है। And yet this very small percentage of people who are engaged in agriculture in the US receive massive sum of money from US government for production and for export to other countries. और अब देखिए कि इतने कम परसेंटेज है लोगों की जो कि एग्रीकल्चर यानी खेती करते हैं यूएस में। यूएस सरकार जो है बहुत बड़ा अमाउंट इनको मदद के रूप में देती है और न सिर्फ प्रोडक्शन के लिए बट एक्सपोर्ट के लिए भी काफ़ी मदद करती है यूएस की सरकार जो है वो। ड्यू टू दिस मैसिव मनी दैट दे रिसीव, यूएस फार्मर कैन सेल द फार्म प्रोडक्ट एट एबनॉर्मली लो प्राइस। और चूँकि सरकार बहुत मदद करती है तो इसलिए इतना ज़्यादा पैसा उनको मिलता है सरकार की तरफ से कि यूएस के किसान जो हैं वो अपने सामान को बहुत एबनॉर्मल तरीके से कम रेट पर बेच सकते हैं। नॉर्मल नहीं है, यानी कि आप तो इतनी ये उम्मीद करोगे ना कि जितना पैसा आपने लगाया है खेती करने में उतने कम से कम आपको इनकम हो जाए, है ना। लेकिन यहाँ क्या है कि ये किसान ये भी नहीं देखते और भी कम कीमत पर बेचते हैं सामान को। द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट आर सोल्ड इन अदर कंट्री मार्केट एट लो प्राइसेस। इसीलिए जितना सरप्लस फार्म प्रोडक्ट होता है उसको बहुत कम कीमत में विदेशों के मार्केट में बेच दिया जाता है, एडवर्सली अफेक्टिंग फार्मर इन दीज कंट्री। इससे क्या होता है, जो उस देश के भी किसानों को बहुत मतलब विपरीत असर उनके ऊपर पड़ता है। Developing countries are therefore asking the developed country government, we have reduced trade barrier as per WTO rule, but you have ignored the rule of WTO and have continued to pay your farmer vast sum of money. इसलिए बहुत सारे विकासशील देशों ने ये शिकायत की है डेवलप कंट्री के बारे में कि हमने तो ट्रेड बैरियर हटा दिया WTO रूल के हिसाब से, लेकिन आप जो है WTO के रूल को इग्नोर करते हो और आप अभी भी किसानों को इतना पैसा दे रहे हो। और यू हैव आस्क आवर गवर्नमेंट टू स्टॉप सपोर्टिंग आवर फार्मर। हमारे सरकार को तो आपने कह दिया कि किसानों को मदद मत करो, बट यू आर डूइंग योर सेल्फ। इज़ दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड? और वही काम आप हमें मना कर रहे हो और आप खुद वही काम कर रहे हो, तो है ना, क्या यही फ्री एंड फेयर ट्रेड होता है? इसी को फ्री एंड फेयर ट्रेड कहते हैं। अब देखिए इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन का भारत पर क्या असर पड़ा है? In the last 15 years, globalization of Indian economy has come a long way. पिछले 15-20 सालों में ग्लोबलाइजेशन जो वैश्वीकरण हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था का, वो अब लंबा रास्ता तय कर चुका है। What has been its effect on the lives of the people? इसका असर लोगों के ऊपर क्या हुआ है? Let us look at some of the evidence. कुछ बातों का पर हम गौर करेंगे यहाँ पर। Globalization and a greater competition among producers, both local and foreign producers, have been at the advantage to consumers, particularly well-off section in urban area. Globalization से और competition बढ़ने से लोकल और फॉरेन प्रोड्यूसर्स को तो एडवांटेज हुआ है, साथ ही साथ कंज्यूमर को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ख़ास तौर पे जो अमीर कंज्यूमर हैं शहरों के। There is a greater choice before these consumers who now enjoy improved quality and lower prices for several products. इससे क्या हुआ, उनके पास चॉइस बहुत सारी आ गई कंज्यूमर के पास, और पहले से इम्प्रूव क्वालिटी भी हो गई है और कीमत भी कम हो गई है कई प्रोडक्ट के।
As a result, these people today enjoy much higher standard of living than was possible earlier. इसका नतीजा ये हुआ है कि ये लोग जो हैं वो अब उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत ऊंची हो गई है पहले की तुलना में. Among producers and workers, the impact of globalization has not been uniform. ये तो कंज्यूमर की बात हुई थी. अब हम देखेंगे जो प्रोड्यूसर थे हैं वो और वर्कर्स हैं वो उनका ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्या असर हुआ है. Firstly, MNC has increased their investment in India over the past 15 years. हमने देखा कि सबसे पहले मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट भारत में बहुत ज़्यादा किया है पिछले 15 सालों से, विच मीन्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर देम. इससे साफ पता चल रहा है कि इन मल्टीनेशनल कंपनी को भारत में इन्वेस्ट करके फ़ायदा हो रहा है. MNC have been interested in industries such as cell phone. ये मल्टीनेशनल कंपनी जिन जिन प्रोडक्ट पे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं वो है सेल फोन, मोबाइल फ़ोन जो होता है वो, ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ियाँ होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक के सामान जितने होते हैं जैसे टीवी होता है सब, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक और फास्ट फूड सर्विसेज सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरिया. बैंक वगैरह जो है आपने देखा अमेरिकन बैंक वगैरह बहुत कई विदेशी बैंक भारत में हैं. दीज प्रोडक्ट हैव लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स. इन सभी चीज़ों को ख़रीदने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा मतलब थोड़े पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं. इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब हैव बीन क्रिएटेड. इसलिए इन इंडस्ट्रीज़ और सर्विसेज में यानी इन सब में अब ज़्यादा जॉब क्रिएट हो रही है. ऑल्सो लोकल कंपनी सप्लाई रॉ मटेरियल. लोकल कंपनी रॉ मटेरियल सप्लाई करती है टू दीज इंडस्ट्री हैव प्रॉस्पर्ड. जिन लोगों ने, जिन लोकल कंपनीज़ ने इनको रॉ मटेरियल सप्लाई करना शुरू किया है वो भी पहले की तुलना में ज़्यादा संपन्न हो गए हैं, यानी उनकी तरक्की हो रही है. Secondly, several of the top Indian companies have been able to benefit in the increased competition. बड़ी बड़ी टॉप कंपनी जो भारत की हैं उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ है इस कंपटीशन से. They have invested in newer technology. अब नई नई टेक्नोलॉजी में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. एंड द प्रोडक्शन मेथड भी पहले से इम्प्रूव हो गया है. रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड. उनके प्रोडक्शन स्टैंडर्ड भी पहले से बेटर हो गई है. Some have gained from successful collaboration with the foreign company. और कुछ को तो विदेशी कंपनियों के साथ कोलाबोरेशन करने के लिए यानी कि मिलकर काम करने में फ़ायदा भी हुआ है, सफल भी हुए हैं वो लोग. Moreover, globalization has enabled some large Indian companies to emerge as a multinational company अब themselves. ऐसा है कि कई ग्लोबलाइजेशन से एक और फ़ायदा हुआ है, कई बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की भी वो मल्टीनेशनल कंपनी हो गई हैं. जैसे टाटा मोटर्स है ऑटोमोबाइल में, इन्फोसिस आईटी में, रनबैक्सी मेडिसिन में, एशियन पेंट्स में, सुंदरम फास्टनर नट एंड बोल्ट्स के लिए. some Indian companies are spreading their operation worldwide. ये लोग सभी के सभी अब मल्टीनेशनल कंपनी बन गए हैं और पूरी दुनिया में इनका प्रोडक्शन हो रहा है. Globalization has also created new opportunity for companies providing services, particularly those involving in IT. Globalization से नई नई अपॉर्चुनिटी कई कंपनी को मिलने लगी है, सर्विस देने लगे हैं वो, खास तौर पे IT में. The Indian company producing a magazine for London-based company call center are some example. और भारत हमने पहले भी ये उदाहरण पढ़ा था कि एक लंदन की मैगज़ीन है जो भारत में छपती है और वहाँ जाती है. फिर कॉल सेंटर्स जो हमारे यहाँ होते हैं ये सब एक उदाहरण है इसके ग्लोबलाइजेशन के. Beside a host of services such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering are now being done cheaply in the countries such as India and are exported to developed country. और इसके अलावा क्या है, बहुत सारी सर्विसेज है जैसे डाटा एंट्री करना, अकाउंटिंग करना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना, इंजीनियरिंग का, ये सब काम बहुत सस्ते में हमारे देश में हो जाता है और इसको फिर क्या है भारत में काम होता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है डेवलप कंट्री को, यहाँ से काम करवाते हैं वो लोग, है ना. अब चलिए ये भी देख लेते हैं कि स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया जाए मल्टीनेशनल कंपनी को. इन रिसेंट ईयर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया. Industrial zone like special economic zone SEZs and being set up. SEZ are to have world-class facility, electricity, water, road, transport, storage.
रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटी। अब क्या है, हाल के सालों में ये देखा गया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भारत की चाहती है कि अलग स्टेप लिया जाए, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिससे विदेशी कंपनियां आकर्षित हों भारत में इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए कई जगहों पे इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए हैं जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, SEZ। और नोएडा में भी आप देखेंगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ना। नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहा जाता है उसको, NEPZ है। नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है नोएडा में, है ना। SEZ आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़। SEZ में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की, रोड्स की, ट्रांसपोर्ट की, स्टोरेज की, रिक्रिएशनल की और एजुकेशनल फैसिलिटी भी सब कुछ उसी के अंदर होती है, SEZ के अंदर ही होती है। Companies who set up production unit in SEZ do not have to pay taxes for the initial period of 5 years। और जो कंपनियां यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू करती हैं, SEZ में अपनी यूनिट बनाती हैं, उन्हें 5 साल तक टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। Government has also allowed flexibility in the labor law to attract foreign investment। भारत में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया गया है लेबर लॉज को ताकि विदेशी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। You have seen in Chapter 2 that the companies in the organized sector have to obey certain rules that aim to protect the workers' right। और आपने Chapter 2 में ये बात भी पढ़ी थी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, कुछ रूल बने हुए रहते हैं और उन्हें सभी कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है और ये रूल वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बने रहते हैं, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, वर्कर्स की। इन द रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड कंपनी टू इग्नोर मेनी ऑफ दीज। लेकिन अभी कुछ एक सालों में ये देखा गया है कि सरकार ने इस मामले में भी बहुत सारी छूट दे दी है विदेशी कंपनियों को। इंस्टीड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन रेगुलर बेसिस, कंपनी हायर वर्कर फ्लेक्सिबली फॉर शॉर्ट पीरियड व्हेन देयर इज़ अ इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क। अब उनको कहा गया है कि आप चाहे तो वर्कर्स हायर कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे भी, और नहीं तो फिर अगर आपको लगता है कि नहीं कोई बंधन नहीं है रेगुलर बेसिस पर हायर करने के लिए, आप फ्लेक्सिबल तरीके से, यानी जब आपको ज़रूरत हो तो आप वर्कर रख लो, नहीं तो फिर हटा दो। दिस इज़ डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी। इससे क्या होता है, कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाती है। सपोज़ 6 महीने आपके यहाँ बहुत ज़्यादा काम होता है और 6 महीने बिल्कुल ही नहीं होता या बहुत कम होता है, तो आपने 10 वर्कर रखे हैं, तो जब आपके पास काम होता है तो आप 10 वर्कर से काम कराओ, लेकिन बाकी 6 महीने जब काम कम होता है तो उसमें 6 को या 8 को निकाल दो, 2 ही को रखो अपने पास। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी उनको दी गई है। हाउएवर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, फॉरेन कंपनीज आर डिमांडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ। अभी भी संतुष्ट नहीं है वो लोग, इतना कर देने के बाद भी संतुष्ट नहीं है और उनको लगता है कि नहीं, लेबर लॉ में और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स कम्पीट और पेरिश। अब ऐसी हालत में जब विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं तो क्या होगा छोटे प्रोड्यूसर्स का। अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड द वर्कर्स ग्लोबलाइजेशन हैज़ पोज मेजर चैलेंज। छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर हैं वो और वर्कर्स हैं, उन पर ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही बुरा असर पड़ा है या एक बड़ा चैलेंज हो गया उनके लिए। राइजिंग कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। Ravi did not expect that he would have to face a crisis in such a short period of his life as industrialist। रवि ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसको ऐसे समय का क्राइसिस को फेस करना पड़ेगा बहुत थोड़े समय में, जबकि अभी बस इंडस्ट्रियलिस्ट वो बना ही था। Ravi took a loan from the bank to start his own company producing capacitors in 1992 in Hosur, an industrial town in Tamil Nadu। और रवि ने बैंक से लोन लिया था ताकि वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर सके कैपेसिटर बनाने की 1992 में। ये कंपनी इसकी होसूर में है जो कि इंडस्ट्रियल टाउन है तमिलनाडु का। कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन मेनी इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस इंक्लूडिंग ट्यूब लाइट्स, टेलीविज़न। कैपेसिटर का इस्तेमाल जो है घर के इलेक्ट्रॉनिक के सामानों में किया जाता है, जैसे ट्यूबलाइट होती है, टेलीविज़न होता है, इन सब में। Within 3 years, he was able to expand production and had 20 workers working under him। 3 सालों में तो उसने काफ़ी तरक्की कर ली
और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा भी लिया, 20 वर्कर को भी रख लिया अपने यहाँ काम करने के लिए। His struggle to run his company started when the government removed the restriction on import of capacitor as per its agreement at WTO in 2001. उसकी प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन जो इंपोर्ट ऑफ कैपेसिटर जो था उस पर से हटा दिया, क्योंकि उसकी एग्रीमेंट WTO के साथ हो गई थी, उसको रूल को फॉलो करना था सरकार को। हिज मेन क्लाइंट द टेलीविजन कंपनीज used to buy different components including capacitor in bulk for manufacture of television sets. रवि से बहुत सारे कंपनी जो थी वो उसके क्लाइंट थी, और बहुत सारी कंपनियां जो अपने टेलीविज़न के लिए कैपेसिटर इससे लिया करती थी, है ना। However, competition from MNC brand forced the Indian television companies to move into assembling activity for MNC. लेकिन क्या हुआ, जब मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई तो वो बेचारे मजबूर हो गए इंडियन टेलीविज़न कंपनी कि वो टीवी बनाना छोड़ दें और उसके बाद असेंबलिंग का काम करें, असेंबलिंग एक्टिविटी करें MNC के लिए। Even when some of them bought a capacitor, they would prefer to import, as the price of the imported item was half the price charged by people like Ravi. लेकिन कुछ तो उससे लेते थे, रवि से लेते थे कैपेसिटर, लेकिन उसके बाद वो इंपोर्ट वाले जो कैपेसिटर होते थे उसको लेना शुरू किया, क्योंकि रवि की तुलना में जो इंपोर्टेड कैपेसिटर की कीमत थी वो बहुत कम थी। रवि नाउ प्रोड्यूस लेस दैन हाफ ऑफ द कैपेसिटर। अब पहले की तुलना में रवि जो है कम कैपेसिटर प्रोड्यूस करता है। इन ईयर 2000 हैज़ ओनली 7 वर्कर वर्किंग फॉर हिम। अब उसके यहाँ सिर्फ 7 वर्कर काम करते हैं। मेनी ऑफ रवि's फ्रेंड इन द सेम बिजनेस इन हैदराबाद एंड चेन्नई हैव क्लोज देयर यूनिट। और रवि के तो कई दोस्त ऐसे हैं जो कि हैदराबाद और चेन्नई में हैं, उनको तो अपनी यूनिट को, अपनी फैक्ट्री को बंद ही करना पड़ा। Batteries, capacitor, plastic toys, tires, dairy products, and vegetable oil are common example of industries where the small manufacturers have been hit hard due to competition. Battery, capacitor, plastic toys, tires, डेयरी प्रोडक्ट और वेजिटेबल ऑयल, ये सभी ऐसे ही उदाहरण हैं जिसमें इंडस्ट्री जो छोटे मैन्युफैक्चरर थे सबसे ज़्यादा सफ़र हुआ है कंपटीशन की वजह से। सेवरल ऑफ यूनिट्स हैव शट डाउन, कई को तो अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। रेंडरिंग मेनी वर्कर्स जॉबलेस, और फैक्ट्री बंद हो जाने से बहुत सारे वर्कर बेरोजगार हो गए। The small industry in India employ the largest number of workers, 20 million in the country, next only to agriculture. और ये जो छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं जहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं, सबसे ज़्यादा वर्कर्स इन्हीं छोटे यूनिट्स में काम करते हैं, करीब 20 मिलियन। आप देखो, एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा वर्कर इन छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं उसमें काम करते हैं। अब जब ये यूनिट बंद होने लगे तो स्वाभाविक है बहुत सारे वर्कर जो हैं बेरोजगार हो गए। तो इन द नेक्स्ट क्लास कंपटीशन ऑफ अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, इसको हम करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।